हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम है शैली गुरवानी और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 और 11 का चैप्टर नंबर 1। तो बच्चों, पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट बोल दो, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बोल दो। मतलब बेसिक कंसेप्ट ही है, ये चैप्टर आ गया तो आपको केमिस्ट्री आ जाएगी, और मोल में ही अटके रहे तो आगे अटके ही रहेंगे, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड ही सारे रहेंगे। अगर आप क्लास 12 में चले जाते हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ना चाह रहे हैं, काइनेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, सोल्यूशन पढ़ना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो जब भी क्वेश्चन कराएगा तो बोलेगा भाई आपको मोल कॉन्सेप्ट तो आता है ना, अब इसको लगाते हुए आगे बढ़ो। और आप लगा नहीं मोल कॉन्सेप्ट पे तो अटक रहा हूँ, तो फिर वहाँ अटकना कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट पढ़ना आराम से पढ़ेंगे हम। देखो, कोई हमारा वन शॉट वीडियो नहीं है, हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए प्रॉपर डिटेल में स्टडी करते हुए पढ़ेंगे। चैप्टर के अंदर ही आपको मिल जाएंगे कि इससे रिलेटेड जेईई मेंस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड आपके मेडिकल एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो हम इन लेक्चर्स में 11th NCERT, नीट और जेईई मेंस सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल सिंपल रहेगा, बेसिक कंसेप्ट्स में, है ना। मोल कॉन्सेप्ट जो आपको लगेगा भी मोल नहीं सिखाया, न्यूमेरिकल नहीं हुए, तो वो सब आपकी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हीरो बनना है। ठीक है, तो बच्चे, मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, मैटर एंड एनर्जी। नाउ मैटर, तो मैटर मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना, या हम फील कर सकते हैं, या उसका मास होना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, हमारे आसपास की कोई भी चीज़ ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, बोर्ड ले लो, मार्कर ले लो, कॉपी किताब ले लो, आपने 9th-10th में पढ़ा है, तो ये सब क्या है, तो हम कहेंगे तो मैटर है। ठीक है, तो हमने यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैटर और एनर्जी। हमें फिलहाल इसमें मैटर पढ़ना है, तो हम कहेंगे मैटर क्या होता है, तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका मास होना चाहिए, जिसको हम हमारी 5 सेंसेस से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज मैटर। 9th-10th में पढ़ा होगा, लव, हेट, है ना, जेलेसी, ये सब मैटर नहीं है, क्योंकि फील तो इनको भी कर सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है 5 सेंस से फील करना है ना। तो 5 सेंस से तो नहीं फील होती है ना। तो हम कहेंगे ओके, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मास रखता है, जिसका वजन है, एक छोटा सा मैं कह दूँ चावल का दाना भी होगा ना, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल है, उसका वेट होगा, मास होगा, वो हम मैटर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब मैटर को क्लासीफाई कर लो। तो हमने मैटर को क्लासीफाई करना सीखा। अब कैसे क्लासीफाई करें, भाई सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है, और कोई मिक्सचर है वो भी मैटर है, कोई कंपाउंड है वो भी मैटर है। तो हम कहेंगे स्टॉप, है ना, वेट करो, कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, मैटर को फिजिकल और केमिकल तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चे, मैटर को आप फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो आपको बोलना है भाई या तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग वो सॉलिड होगा, इधर लिक्विड होगा और गैस होगा। व्हाट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो फिजिकल स्टेट क्या होगी, रूम टेम्परेचर पे, है ना। अब आप कहोगे प्लाज्मा भी हो सकती है, बोस्ट आइंस्टाइन भी हो सकती है, तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, है ना। सितारों के अंदर जो गर्मी होती है वहाँ पे भी गैस की एक स्टेट होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर मान लो 0 केल्विन, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली, वहाँ पे भी मैटर की एक स्टेट होती है। तो हम प्लाज्मा और BEC को डिस्कस नहीं कर रहे, हम बात कर रहे भाई रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे तो आपको कोई भी चीज़ या तो सॉलिड मिलेगी, या लिक्विड मिलेगी, या गैस मिलेगी। तो हम कहेंगे ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन, तो क्या आपके पास जो सब्सटेंस है वो प्योर है या मिक्सचर है ना। अब मिक्सचर कैसे, तो भाई सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, तो तुम कहोगे हाँ सॉल्ट और वाटर मिक्स होके एक हो गए, बट वो मिक्सचर है। तो बच्चे, सॉल्ट वाटर में जाके गायब हो गया, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर इन वाटर, तो गायब हो गया, दोनों मिलके एक हो गए, अब आप बता नहीं पा रहे हो देख के, है ना। तो हम कहेंगे हाँ वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन ऑयल इन वाटर,
तो मिक्स तुमने किया है, मिक्स हुआ तो नहीं है, दो फेज नजर आ रही है, कंपोजिशन एक जैसा नहीं है, तो वो हो जाएगा बच्चे हेट्रोजीनियस क्लासिफिकेशन, सिमिलर हेट्रोजीनियस स्टेट। ठीक है, हेट्रोजीनियस उसको हम स्टेट मान लेते हैं, मिक्सचर मान लेते हैं। नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस, तो इसमें आपके पास आएगा एलिमेंट और कंपाउंड, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम कहेंगे ओके, पहली स्लाइड याद है, यूनिवर्स को किस में बांटा, मैटर और एनर्जी। मैटर क्या है, तो जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसमें मास हो, है ना, या जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, दैट इज मैटर। मैटर को क्लासीफाई करो तो तुम कहोगे फिजिकल क्लासिफिकेशन लिखना है कि केमिकल लिखना है। फिजिकल कैसे लिखेंगे, तो तुम कहोगे कि रूम टेम्परेचर पे मैटर का जो स्टेट है ना, एट रूम टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मैटर को मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज सॉलिड, तो हम कहेंगे सॉलिड में क्या होता है, शेप फिक्स होता है, ज्योमेट्री फिक्स होती है ना, वॉल्यूम फिक्स होता है। तो हम कहेंगे ओके, अगर आपसे कहा जाए कि सॉलिड का डेफिनेशन बताओ, सॉलिड की खास बात बताओ, तो तुम कहोगे डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, इसको हम सॉलिड मान लेते हैं। लिक्विड की बात करें तो हम कहेंगे लिक्विड का शेप तो नहीं है, भाई वाटर है तो वाटर का शेप तो नहीं है, पानी भी तो लिक्विड है ना, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स है ना। 1 लीटर की बॉटल लाओ तो वो 1 की ला के देगा, 2 लीटर की बॉटल लाओ तो 2 लीटर की वाटर बॉटल ला के देगा, है ना। तो हम कहेंगे हाँ, वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम के हिसाब से वो पैसे मांग रहा है। ठीक है, तो लिक्विड की बात करें तो हम कहेंगे भाई इनडिफाइनाइट शेप, शेप तो फिक्स नहीं है, इनडिफाइनाइट शेप, बट वॉल्यूम क्या है, तो भाई वॉल्यूम तो फिक्स है, 1 लीटर है तो 1 ही माना जाएगा, तो हम लिखेंगे ओके, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, नाउ गैस, तो बच्चे गैस का तो कोई शेप नहीं है, फिर तुमने जिस कंटेनर में डाला उसी कंटेनर का वॉल्यूम मान लिया, तो गैस का ना तो प्रॉपर शेप है ना प्रॉपर वॉल्यूम है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई मैटर की ऐसी स्टेट जिसका कोई शेप ही नहीं है, इनडिफाइनाइट शेप और इनडिफाइनाइट वॉल्यूम, मैटर का ऐसा स्टेट जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं है, उसे हम बोलेंगे गैस। तो अब आपको समझ में आ गया, मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड किया सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन, तो आपने कहा कि भाई अगर मैटर को मैं केमिकल क्लासिफिकेशन बताऊं तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। नाउ व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, तो देखो मैंने देखा प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, प्योर आयरन, प्योर कॉपर, तो तुम कहोगे आप सारे मेटल की बात कर रहे हो, मेटल की बात कर रही हूँ, है ना। तो प्योर सिल्वर फॉर्मूला बोलो तो तुम कहोगे सिल्वर तो Ag, प्योर गोल्ड का फॉर्मूला बोलो तो Au, कॉपर तो तुम कहोगे Cu। ठीक है, तो ये एलिमेंट नहीं है, Cu, Ag, Au, प्योर हाइड्रोजन H2, तो तुम कहोगे H2 तो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, हीलियम He, तो तुम कहोगे तो फिर एटम हो गया, है ना। और प्योर वाटर, तो वाटर H2O, तो एक से ज़्यादा एटम है फिक्स रेशियो में, तो वो कंपाउंड हो गया। तो हम कहेंगे कि भाई हाँ, ये तो अलग अलग बात चल रही है, कभी आप कह रहे हो कि प्योर सब्सटेंस, है ना, प्योर सब्सटेंस में आप एलिमेंट भी बोल रहे हो, मॉलिक्यूल भी बोल रहे हो, कंपाउंड भी बोल रहे हो। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको क्या कहता है कि आप मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करो, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, अगर मुझे मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन देना है तो मैं कहूँगी भाई मैटर के 2 पार्ट्स है ना, एक तो है प्योर सब्सटेंस। अब बच्चे उस प्योर सब्सटेंस में चाहे एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, उससे क्या ही फर्क पड़ना है ना, प्योर होना चाहिए। और अगर वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ भी मिक्स्ड है, तो मैं उसको मिक्सचर बोल दूँ। ठीक है, मिक्सचर मतलब आपने बनाया है, कंपोजिशन, एक से ज़्यादा चीज़ें आपने ऐड करी है। ठीक है, तो देखो प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह का मटेरियल हो, है ना, ऐसा मटेरियल जिसमें एक ही तरह का क्या हो, सब्सटेंस हो, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, नाउ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। मैं कह रही हूँ ये लो प्योर वाटर है, अब इसको सेपरेट करो
तो सेपरेट कैसे करोगे? प्योर वाटर है ना भाई, पानी में नमक होता तो मैं कोई एफर्ट लगा के अलग कर लेती, शुगर होता तो मैं अलग कर लेती, लेकिन वो तो मिक्सचर हो जाता। फिर आपसे कहा गया प्योर गोल्ड है, तो प्योर गोल्ड है, इसको सेपरेट कैसे करोगी? तो कोई भी फिजिकल मेथड से प्योर सब्सटेंस को डिवाइड या सेपरेट नहीं कर सकते, उसके कंपोनेंट्स में है ही नहीं उसके अलग अलग पार्ट्स, वो एक ही चीज़ है, थ्रू आउट सेम है, तो उसको किसी भी फिजिकल मेथड से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही अकेला। इसलिए अब वो एलिमेंट है, ठीक है, तो मान लो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये एलिमेंट माने जाएंगे। अब HCl, वाटर, CO2, HNO3 ये कंपाउंड माने जाएंगे। तो प्योर CO2 मतलब अकेला CO2 है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन CO2 C और O एक रेशियो 2 में है, 1:2, तो हम कहेंगे हाँ भाई CO2 1:2 है, तो वो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड मान लो ऐसे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस जो है बच्चे वो एलिमेंट भी हो सकता है और वो कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल क्लासिफिकेशन तो सिंपल था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम कहेंगे वेदर इट इज अ सब्सटेंस और इट इज अ कंपाउंड। सब्सटेंस है तो प्योर होना चाहिए, कंपाउंड भी अगर प्योर है तो उसी में ले लो, मॉलिक्यूल भी प्योर है तो उसी में ले लो, तो वेदर इट इज अ प्योर सब्सटेंस और इट इज अ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट हो गया, मॉलिक्यूल या कंपाउंड भी हो गया, ठीक है। देन आपके पास है कि भाई एलिमेंट क्या होता है, तो हम कहेंगे एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम हो। जैसे मैं कहूँ सिल्वर, तो Ag एलिमेंट है ना, सिल्वर कंपाउंड तो नहीं, कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, फिक्स रेशियो में होना चाहिए, तो मैं कहूँगी नहीं, जब आप कह ही रहे हो सिल्वर तो सिर्फ Ag है। तो बच्चे अगर सिर्फ Ag है, सिर्फ सिल्वर है, तो सारे एटम Ag 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 होंगे, कॉपर तो नहीं होगा। प्योर गोल्ड तो सिर्फ गोल्ड है, तो Au Au Au। तो एलिमेंट मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अ सब्सटेंस विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम, तो उसे मैं कह दूंगी एलिमेंट। अब बच्चे एलिमेंट 3 तरह के हो सकते हैं। क्या आपके पास जो एलिमेंट है वो मेटल है? आप सिल्वर गोल्ड क्यों बोल रहे हो, सल्फर क्यों नहीं बोल रहे, फॉस्फोरस क्यों नहीं बोल रहे? तो हम कहेंगे हाँ सल्फर फॉस्फोरस हो सकता था, मना नहीं कर रहे है ना, तो वो नॉन मेटल है। कार्बन है तो वो नॉन मेटल है। तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास एलिमेंट में, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटेलॉइड भी हो सकता है। अब मेटल क्या होता है तो आपने 9th में फिर से पढ़ा है। मेटल क्या होता है तो सॉलिड होता है, हम कहेंगे हाँ। फिर मेटल में अपनी लश्चर होती है, चमक होती है, हम कहेंगे हाँ। मेलिएबल और डक्टाइल होता है, भाई उसको हम पतली पतली शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें चोट को सहन करने की क्षमता होती है ना, वो क्या करता है कितना भी उसको बीट कर दो तो वो टॉलरेट कर लेता है उस चीज़ को। तो मेटल मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, मतलब म्यूजिक निकालता है अलग अलग। तो हमने कहा मेटल की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या होता है कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जनरली नॉन मेटल जो है वो गैसेस स्टेट में होते हैं, कभी कभी लिक्विड और बहुत ही कम आपको सॉलिड मिलेगा। जैसे आपको सॉलिड आयोडीन मिल जाएगा I2, वो क्या बोलते हैं नॉन मेटल है बट वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन, तो फिर ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से। बाकी जनरली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन ये सब भी तो नॉन मेटल है बट वो गैस है, ठीक है। तो मोस्टली नॉन मेटल्स गैस होते हैं। फिर इनको आप कोई शीटे में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, इनको कोई तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इनमें से कोई म्यूजिकल एपरेटस तो नहीं बना सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बना सकते हो, ठीक है। देन हम कहेंगे ओके एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अब मेटेलॉइड याद रखना है बच्चे तुम्हें, भोले शिव जी है ना, ये क्वेश्चन बनता है बच्चों। मेटेलॉइड को आप याद रखेंगे भोले शिव जी, जंगल है भोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, ठीक है भाई। आपने पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन देखा होगा इस तरह का, ये लाइन जो है उस साइड वाले सारे नॉन मेटल, इस साइड वाले सारे मेटल, और जो इस लाइन को टच कर रहे हैं लाइक बोरॉन, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक है ना, टेलुरियम, ठीक है, और एस्टेनिन, ये सब के सब क्या है तो भाई हम कहेंगे ये मेटेलॉइड है। क्यों? तो इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स है, सो दे आर कंसिडर्ड एज मेटेलॉइड्स।
ये यहाँ तक क्लियर है। एलिमेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के एटम हैं। अगर सिल्वर है तो सब Ag है, कार्बन नहीं आएगा। कार्बन है तो सब C है, फिर उसमें Au नहीं आएगा। ठीक है, तो वो एलिमेंट है। अब आपका एलिमेंट मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, नॉन मेटेलिक रखता है, या दोनों के कैरेक्टर रखता है? तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटेलॉइड स्पेशल होता है तो हमें ये जिंगल से याद करना है कि अच्छा ठीक है ये मेटेलॉइड होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया एलिमेंट क्या होता है। तो हम कहेंगे ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में तो क्या था? गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो तो सिंपल था। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या था? तो हमने कहा था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या था? तो हम कहेंगे या तो एलिमेंट होगा, पढ़ लिया आपने, या कंपाउंड होगा। या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। तो बच्चे अब हम कंपाउंड पे आते हैं। तो कंपाउंड मतलब है तो प्योर सब्सटेंस, लेकिन इसमें एलिमेंट्स जो है वो फिक्स्ड रेशियो में है। लाइक मैं तुम्हें कहूँ वाटर, तो बच्चे वाटर का फॉर्मूला H2O है ना। अगर मैं कहूँ वाटर तो फॉर्मूला क्या है? H2। तो तुम कहोगे इसमें हाइड्रोजन तो 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के अंदर प्रेजेंट है। अब वो जब फिक्स्ड एलिमेंट होते हैं, फिक्स्ड कंपोजिशन में, फिक्स्ड रेशियो में मिक्स होके अगर कुछ बना रहे हैं तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। तो आपके पास वाटर है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, दे ऑल आर कंपाउंड। अब आप मेरे को प्योर क्यों बोल रहे हो, मिक्सचर क्यों नहीं बोल रहे? तो मिक्सचर अलग चीज़ है। मिक्सचर मतलब मैंने पानी में सॉल्ट मिला दिया, सॉल्ट इन वाटर, तो वाटर तो एक प्योर चीज़ है ना, कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। और मिक्सचर मतलब दो अलग अलग कंपाउंड्स को हमने मिक्स किया। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे ओके, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट or atom which are combined together in a fixed proportion by weight and which can be decomposed into simpler substances by the suitable chemical method. The properties of compounds are completely different from those of its constituent element. मतलब तो मैंने आपको कहा था सिंपल रेशियो में ऐड हो जाएंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, कंपाउंड बनेगा। अब मैं वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट नहीं कर सकती क्या? करंट पास कर दो, है ना, पानी ले लो, थोड़ा सा एसिड डाल दो, कैथोड लगाओ, एनोड लगाओ और करंट पास कर दो। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, है ना, और बाकी ऑक्सीजन पे आ जाएगी आपकी एनोड। तो हम कहेंगे ओके भाई पानी में H+ है, OH- है, H+ कैटायन है, धीरे धीरे कैथोड पे जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, है ना, OH- भी O2 गैस को लिबरेट करवा देगा। तो अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करूं तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, है ना। तो वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, या इसके जो सिंपलर सब्सटेंस है उसमें मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। कैसे? तो मैंने करंट पास करके किया, कोई केमिकल मेथड से कर सकते हैं, है ना। लाइक आपके पास CO2 है, CO2 क्या है? तो हम कहेंगे कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, और इनका रेशियो कितना है? 1:2, है ना। मास का रेशियो नहीं, एलिमेंट का रेशियो कितना है? 1:2, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? तो मैं कह रही हूँ एक कंपाउंड बना रहे हैं, और वो कंपाउंड है CO2। तो मैं कोई भी केमिकल मेथड से CO2 को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी C और O2 में स्प्लिट कर सकती हूँ। एलिमेंट में तो ऐसा नहीं था कि भाई Ag को स्प्लिट करो, तो स्प्लिट करोगे तो Ag बनाओगे, अब क्या ही बना लोगे, है ना। या आप O2 को स्प्लिट कर दो तो O2 ही रहेगा, उसको स्प्लिट कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ कंपाउंड को इसके क्या बोलते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, फिक्स्ड रेशियो में होते हैं और सिंपल फॉर्म में हम कर सकते हैं इसको डिफरेंट, ठीक है, स्प्लिट कर सकते हैं। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल से अलग होती, मतलब H2 और O2। तो देखो ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, कंबशन में हेल्प करती, और हाइड्रोजन तो हाईली कंबस्टेबल होती है ना, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, थोड़ी सी भी हाइड्रोजन हो तो। लेकिन पानी तो आग बुझा देता है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या, किसी का आग बुझानी है तो एक बार तो फायर बन के करते, पानी डाल देते। तो वाटर की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है, अलग है। CO2 की प्रॉपर्टी C और O से क्या है, अलग है। भाई C तो कार्बन है,
काला पाउडर है, लेकिन CO2 में हम सांस में दौरान क्या छोड़ रहे हैं, है ना, हम क्या ब्रीदिंग के दौरान क्या छोड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे ब्रीदिंग से तो हम CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा है ना काला धुआं आ रहा है ना, तो CO2 तो कलरलेस है, लेकिन कार्बन तो आपका ब्लैक पाउडर है ना। फिर O2 तो बर्न हो जाती थी, CO2 तो बर्न क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम करेगी, है ना, बुझा देगी आपको। तो हम कहेंगे कि ठीक है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी एलिमेंट के कंपैरेटिवली क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात क्लियर है। तो ठीक है, आपको मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्लियर है कि वेदर इट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में भी भाई वो एलिमेंट है या वो कंपाउंड है। अब आता है मिक्सचर। तो ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है बच्चों, तो हम कहेंगे मिक्सचर विच कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस and which are mixed in any ratio by weight is called mixture. The property of mixture is the property of its components. और मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर आपने बनाया है ना, आप वाटर में अल्कोहल मिला रहे हैं, सॉल्ट इन वाटर मिला रहे हैं, शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो ये तो आपने जो कंपोजिशन बनाई है वो ठीक है, जो भी आप मिला रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एक या एक से ज़्यादा मिला लो और कोई भी रेशियो में मिला लो, है ना, बाय वेट। वही आप मिलाओगे तो क्या करोगे, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, है ना, 5 मिला लेता हूँ, तो वेट का कुछ भी रेशियो हो सकता है। अब मिक्सचर में क्या होगा, तो हम कहेंगे अच्छा सॉल्ट है और वाटर है, तो वो पानी है, तो वाटर का तो उसमें प्रॉपर्टी है ही, लेकिन सॉल्ट मिलाया तो वो सॉल्टी वाटर है, तो सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी होगा। तो मिक्सचर में इसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है। CO2 में C और O2 की प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन मिक्सचर एक कंपाउंड आपने कोई भी रेशियो में उसको मिक्स कर दिया, ठीक है, तो उस मिक्सचर में उन दोनों की प्रॉपर्टी होगी। और मैं अलग भी कर सकती हूँ, पानी बॉईल करती रहूँ तो पूरा पानी अलग हो जाएगा, पीछे सॉल्ट रह जाएगा, शुगर रह जाएगा। तो हम इनको फिजिकल या केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। अब बच्चों मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस तो अगर मैं दो चीज़ों को मिक्स करूं और कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे, मतलब सॉल्ट इन वाटर, तो मैं देख के तो नहीं बता पाऊंगी कि सॉल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है, मुझे तो वाटर ही नज़र आ रहा है, या शुगर इन वाटर, तो देख के तो नहीं पता चल रहा। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट मिलके एक हो जाते हैं, या ऐसा मिक्सचर जिसका एक ही फेज होता है, फेज होता है, अवस्था जिसे बोलते हैं वो एक ही होती है, तो वो होमोजीनियस है। तो आप सॉल्ट इन वाटर बोलो, शुगर इन वाटर बोलो, अल्कोहल इन वाटर बोलो, है ना, तो मिक्सचर होमोजीनियस, तो हम कहेंगे इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर इन सिंगल फेज, ठीक है, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन होना चाहिए, है ना। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, तो हम कहेंगे कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है, ठीक है, कंपोजिशन थ्रू आउट सेम, कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगा। तो होमोजीनियस और सेम नहीं रहेगा तो हेट्रोजीनियस, तीसरी बात है। एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, मतलब जो मिक्स होता है, ठीक है। नाउ हेट्रोजीनियस की बात करें तो बच्चे ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे कंपोनेंट्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली, लाइक मैंने ऑयल इन वाटर कर दिया, है ना, ब्लड कर दिया, ब्लड भी क्या है, मिक्सचर है। अब ब्लड में आप देखो शुगर भी होती है ना, आप ब्लड शुगर का टेस्ट करवाते हैं ना, हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, इओसिनोफिल्स है, पूरा टेस्ट कराओ तो पता नहीं क्या क्या तो रिपोर्ट आती। तो ब्लड क्या है, मिक्सचर है, अलग तो कर ही सकते हो ना, आप बता रहे हो ना हीमोग्लोबिन कितना है, तो अलग किया होगा तभी तो बताया होगा। प्लाज्मा उसी में ही तो मिलेगा आपको, अलग अलग WBC RBC वगैरह सब मिलेंगे ब्लड के अंदर, तो हम कहेंगे जब उसको टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं तो मिक्सचर है ना, और वो मिक्स होके एक तो नहीं हो जाते कि मैं अलग ही नहीं कर पा रही हूँ, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वाटर और सैंड बोलो, वाटर प्लस ऑयल बोलो, ब्लड बोलो, पेट्रोल बोलो, पेट्रोल भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया जा सकता है ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होता है,
ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है होमोजीनियस, सेम नहीं होता है हेट्रोजीनियस। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो भाई केमिकल क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ गया है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कर लेंगे आप आराम से। देखो, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब आप सोचो रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है, तो हम कहेंगे सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। तो ये सब क्या है, तो ये सब मैटर है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड, है ना। अब आप बताओ कंपाउंड मतलब जब एलिमेंट सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो अब आप बताओ कंपाउंड क्या ऑर्गेनिक होता है या फिर कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक होता है, या फिर कंपाउंड दोनों हो सकते। तो हम कहेंगे भाई अगर कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही है तो ऑर्गेनिक, और कार्बन हाइड्रोजन नहीं कुछ और है तो इनऑर्गेनिक। तो कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड तो दोनों टाइप का हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट में आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तब आप दिमाग लगाओ, दोनों जने मिक्स होके एक हो जाते हैं। मतलब अगर आपने वाटर और अल्कोहल लिया है तो क्या दोनों सेम रह गए, मतलब एक हो गए। वाटर सेंड, वाटर ऑयल। तो आप दिमाग लगाएं और बताएं क्या होगा, है ना। मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ ताकि आप आराम से आंसर को सोच के टिक कर सकें। मेरे आंसर और तुम्हारे आंसर में कोई डिफरेंस आना चाहिए ना, 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम लैग होना चाहिए। ठीक है, तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस बताया था, दोनों मिक्सचर या दोनों कंपोनेंट मिक्स होकर सेम एक स्टेट ले लेते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं, कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है। तो देखो पानी में मिट्टी तो मिक्स होगी नहीं, अलग ही दिखेगा। ऑयल इन वाटर तो भी अलग ही रहेगा, है ना। तो हम कहेंगे वाटर और अल्कोहल मिक्स होके एक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मिक्सचर इज कॉल्ड अ सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन समझे, है ना। सॉल्यूशन मतलब अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं तो ट्रू सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। दो चीज़ों को मिला लो, दोनों मिलके ना यूनिफॉर्म हो जाए, एक कंपोजिशन रखें, तो उसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब तुम दिमाग लगाओ कि इन दोनों में से सॉल्यूशन किसे मानोगे, होमोजीनियस मिक्सचर को मानोगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को मानोगे। तो क्या बोलोगे कि भाई सॉल्यूशन का तो डेफिनेशन ही क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। तो यहाँ आपका आंसर है होमोजीनियस मिक्सचर यानी ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। कंपाउंड मतलब समझे एलिमेंट्स का फिक्स्ड रेशियो में कंपोजिशन। ठीक है, तो अब देखो ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो बच्चे ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन होता है। प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस आपका CO2 और N2 होता है ना, मतलब मिक्सचर होता है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं बट हाँ आई थिंक यही होना चाहिए। सीमेंट, तो सीमेंट में क्या होता है, तो भाई सीमेंट में तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना होता है, मिट्टी होता है, प्लस अलग अलग ऑक्साइड्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, जिप्सम भी होता है। और मार्बल, तो मार्बल मतलब लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CO2 नहीं होता बेटा, या CO होता है ना। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2, CO प्लस H2 आपकी वाटर गैस होती है, CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस। अब बताओ, तो फिलहाल तो मुझे कंपाउंड ढूंढना है ना। तो C, तो ये तो एक एलिमेंट दिख रहा है, दूसरा कहाँ है। फिर प्रोड्यूसर गैस, तो ये दो अलग अलग कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड चाहिए तो मिक्सचर है एक तरह से। ठीक है, फिर सीमेंट, तो ये तो मिक्सचर है। तो भाई मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये अकेला है, सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल कंपोजिशन है, तो हम कहेंगे ये एक कंपाउंड है ना, जिसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन 1:1:3 है ना, इनके एलिमेंट्स का रेशियो ये है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एक से ज़्यादा भी ट्रू हो सकते हैं। देखो पहला है एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो क्या एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं?
जैसे मैं तुम्हें कहूँ Ag, तो सब Ag होंगे कि कुछ और होगा। फिर अ कंपाउंड कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कंपाउंड मतलब CO2, तो क्या मैं C और O2 को अलग कर सकती हूँ? H2O, तो क्या मैं वाटर और ऑक्सीजन को अलग कर सकती हूँ? देन ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज सोल्यूशन। ये तो भी बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। तो हम कहेंगे सारी बातें लगभग सही। एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं। फिर कंपाउंड जो है वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है, कोई भी मेथड से हम उसको चेंज कर सकते हैं ना, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। देन होमोजीनियस मिक्सचर तो हमेशा ही क्या होता है? सोल्यूशन। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अगर आपकी सारी बातें सही हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? देन अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। अब बताओ प्योर सब्सटेंस में क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस एलिमेंट हो सकता है, तभी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये सब क्या प्योर सब्सटेंस है? प्योर तो वाटर भी हो सकता है ना? तो भाई वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते थे, ये तो अभी डिस्कस किया। तो हम कहेंगे करेक्ट आंसर सी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। अब बताओ इनमें से मिक्सचर नहीं है। टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ऑयल इन वाटर। तो मिक्सचर मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें। तो टैप वाटर मतलब नल से जो पानी आ रहा है, तो हम कहेंगे नल से पानी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है ना, तो हम कहेंगे नहीं टैप वाटर तो भाई वाटर में कितना ही आप छान के पी लो, लेकिन वाटर में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज तो होती है ना, तो उसको तो मना नहीं कर सकते। फिर डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर शुद्ध पानी, है ना। सॉल्ट इन वाटर तो भाई ये तो मिक्सचर है। और ऑयल इन वाटर, तो सॉल्ट इन वाटर, ऑयल इन वाटर तो डायरेक्ट मिक्सचर है। सॉल्ट इन वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है, ऑयल इन वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, टैप वाटर भी है, कुछ ना कुछ मिक्स होता है। डिस्टिल्ड वाटर एकदम प्योर होता है बच्चे, और प्योर कोई तो हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर नहीं बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस या प्योर कंपाउंड। ठीक है, प्योर एलिमेंट या प्योर कंपाउंड। देन अब हमारे पास है 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर SI यूनिट्स। ठीक है, अब आप केमिस्ट्री पढ़ने में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमें बेसिक क्वांटिटीज को डिस्कस करना है। तो देखो SI यूनिट्स मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, उनकी जो जो यूनिट्स चल रही है उनका सिंबल हमें दे रखा है। ठीक है, यूनिट का भी सिंबल दे रखा है, क्वांटिटी का भी सिंबल दे रखा है। तो आपको पता होनी चाहिए बेसिक क्वांटिटी कौन सी है। तो हम कहेंगे देखो लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल m से, टाइम को T से। लेंथ की SI यूनिट मीटर, मास की SI यूनिट किलोग्राम, और टाइम की सेकेंड। तो ठीक है, LMS लेंथ, मास और टाइम। आफ्टर दैट तो हम कहेंगे करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी। अब करंट में इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर में थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बच्चे करंट I, टेम्परेचर T, इंटेंसिटी IU कर देते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, क्योंकि फिर आपको आई में कंफ्यूजन होगा। तो भाई करंट की यूनिट एम्पियर, क्लास 10th में पढ़ा था। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन, इंटेंसिटी की कैंडेला। ठीक है, तो CD उसका सिंबल, केल्विन का K, एम्पियर का कैपिटल A। और लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोल, है ना। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को हम केमिस्ट्री में बताएंगे मोल से। ठीक है, हम वेट की बात नहीं करेंगे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, हम बोलेंगे 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल का सिंबल स्मॉल n, और अमाउंट की यूनिट क्या हो गई? तो हम कहेंगे मोल। ठीक है, सिंबल आपका मोल को आप स्मॉल लिख दो, MOL ही लिखने की जरूरत नहीं है, मोल लिख दो। ठीक है, और मोल या अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इसको n पढ़ते हैं, मोल ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से आप आराम से बना लोगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ 7 बेसिक SI यूनिट्स। तो आपने 7 यूनिट पढ़ी थी, है ना। LMS पढ़ा था क्या? लेंथ, मास, टाइम। तो यहाँ तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं, लेंथ, मास, टाइम। फिर आपने पढ़ी थी बड़ी बड़ी यूनिट्स, है ना। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
6 हो गई, और लास्ट में था अमाउंट यानी कि मोल, तो हम कहेंगे LMS में तो है नहीं, लेंथ, मास और टाइम, सेकंड मतलब जिसको बोल रहे हैं वो तो नहीं है। फिर करंट मतलब एम्पियर, नज़र नहीं आया। फिर टेम्परेचर केल्विन, वो भी नज़र नहीं आया। फिर इंटेंसिटी कैंडेला, तो वो नज़र आ गया। और अमाउंट मोल तो मुझे दिख नहीं रहा, तो कौन सी यूनिट है 7 स्पेसिफिक जो हमने टेबल पढ़ा है उसमें से, तो हम कहेंगे हाँ कैंडेला। ठीक है, तो 7 बेसिक SI यूनिट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो है भाई, जूल तो एनर्जी है वो तो नहीं था, न्यूटन फोर्स है उधर वो भी नहीं था, है ना, और पास्कल प्रेशर की यूनिट है, तो प्रेशर तो हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, सो हियर आंसर विल बी कैंडेला। नेक्स्ट है बच्चे, कन्वर्ट 2 लीटर एटमोस्फियर इनटू अर्ग। आपको क्या करना है, लीटर इनटू एटमोस्फियर को अर्ग में कन्वर्ट करना है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो 1 लीटर इनटू एटमोस्फियर अगर है, 1 लीटर इनटू एटमोस्फियर, तो उसको हम लिखते हैं 101.2 जूल। ठीक है, लेकिन मुझे जूल थोड़ा ना चाहिए, मुझे तो अर्ग चाहिए, है ना, अर्ग्स लिखा है ना, तो 1 जूल जो है बच्चे वो 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो भाई 1 लीटर इंटू ATM, तो तुम कह रहे हो इतने जूल है, 1 जूल में अर्ग कितने हैं, तो तुम कह रहे हो 10 की पावर 7 जो है वो अर्ग है। तो अब तुम आंसर दे ही सकते हो बच्चे, बोलो क्या करोगे, तो हम कहेंगे ठीक है 1 लीटर इंटू ATM में कितने हो जाएंगे, ये 101.3 कर देना, तो हम कहेंगे ओके चलो 1 लीटर इंटू ATM जो है वो 101.3 इंटू 10 की पावर 3 अर्ग्स है। तुम्हारे पास 1 लीटर नहीं है, तुम्हारे पास 2 है, 2 लीटर इंटू ATM, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 101.3 10 की पावर 7 है भाई, है ना, इंटू 10 की पावर 7 अर्ग बना लोगे। ठीक है, तो 101.3 मल्टीप्लाई विद कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, तो 101 का डबल हो गया 202 और 0.3 का हो गया 0.6, तो 202.6 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग्स बनेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आगे बढ़ जाए। नाउ कन्वर्ट 2 ATM इंटू सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अब ये क्या कह रहा है, तो देखो ATM मतलब यूनिट है प्रेशर की, तो बच्चे 1 ATM जो होता है ना, प्रेशर का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू HDG। ठीक है, तो मर्करी लेवल पे हम प्रेशर को मेजर करते हैं हाइट से, तो D मतलब डेंसिटी, G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो DG तो फिक्स होता है ना, मतलब मैंने कंटेनर ले लिया, उसमें उल्टा है ना मैंने क्या कर दिया, वेसल रख दिया, हवाई भरी हुई है, अब वो एयर कितना प्रेशर लगा रही, ठीक है, या मैंने वैक्यूम कर दिया उसको तो बिल्कुल ही, और कंटेनर खुला है तो ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना लग रहा है, तो प्रेशर लगने से मर्करी जो है वो हाइट बढ़ेगी उसमें वेसल के अंदर, तो डेंसिटी और G तो फिक्स है ना, मुझे खाली वो हाइट ही मेजर करनी। ठीक है, तो वो हाइट जो आती है दैट इज 760 मिलीमीटर मर्करी, लेकिन आपसे तो सेंटीमीटर में बताना है, तो 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 10 से डिवाइड कर दूंगी तो 76 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे 1 ATM तो नहीं दिया, मुझे तो 2 ATM दिया, तो भाई 2 ATM इक्वल्स टू, तो बच्चे 76 इंटू 2 है ना, ये आ जाएगा कितना 152 सेंटीमीटर मर्करी। अकेला सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, है ना, सिंपल है। आपको ये याद रखना है कि 1 ATM में 760 मिलीमीटर होता है, समझे,
1 ATM में 760 मिलीमीटर मर्करी हाइट, है ना। ये जैसे आप याद रखो जी की वैल्यू 9.8 है ना, मर्करी की डेंसिटी 13.6 है ग्राम पर ml के अंदर, वैसे के वैसे ये क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि एक ATM में इतने मिलीमीटर हाइट आ जाती है, ठीक है। तो ठीक है, ये स्टैंडर्ड, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो 2 ATM में पूछा तो आपने डबल कर दिया। नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट 20 डेसीमीटर क्यूब इनटू ml, और मेरे पास 20 डेसीमीटर क्यूब है। अब देखो डेसी मतलब 1/10 होता है वैसे तो, है ना। डेसीमीटर क्यूब मीटर क्यूब का 10वां हिस्सा, ठीक है। अब मीटर क्यूब है ना, तो 1/10 1/10 1/10, ठीक है। अब मान लो तुम्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर ही होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तुम्हें मिलीलीटर पूछा है तो इतना तो क्लियर है, 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ ये तो पता है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। तो बच्चे तुम्हारे पास है 20 डेसीमीटर क्यूब, मतलब तो मैं कहूँगी 20 लीटर, और मिलीलीटर पूछा है तो आ जाओ 20,000 मिलीलीटर। क्लियर, 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर को आप 20 है तो 20 लीटर कर दो या 20,000 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्ट 59 फ़ारेनहाइट है ना। आई थिंक एक बार मैं चेक करती हूँ बुक में, तो आपके पास होना चाहिए कन्वर्ट 59 फ़ारेनहाइट, F, कन्वर्ट 59 फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चे ये तो आपने 9th-10th क्लास में सीखा है। डिग्री सेंटीग्रेड में क्या फॉर्मूला था, C/5 इक्वल्स टू F - 32/9। ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड का है, ये फ़ारेनहाइट का है, ठीक है। तो मैं कहूँगी C/5 इक्वल्स टू F, फ़ारेनहाइट में कितना है 59 - 32 डिवाइडेड बाय 9। तो 59 में से 32 माइनस कर दो, तो 9 - 2 कितना हो गया 7, 5 - 3 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय 9, और 5 उधर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर है ना, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो उसको वहीं रख रही हूँ, है ना। तो ये कितना हो गया 27/9 3 हो गया। तो बच्चे C/5 यहाँ कर ले, देखो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 कितना आ रहा है 3, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हुआ, तो मैं कहूँगी 50, ठीक है। तो पहला काम है आपका फॉर्मूला याद करना। तो फॉर्मूला आपका था C/5 इक्वल्स टू F - 32/9। सेंटीग्रेड में आपको फाइंड करना था, फ़ारेनहाइट की वैल्यू मैंने 59 रख ली, सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओके, तो ये आज का क्लास इतना ही है। सेम लेक्चर आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, है ना। इस साल आपको 11th के मैक्सिमम चैप्टर्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर 12th का पूरा हिंदी मीडियम का सिलेबस अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे पूरा आपको मिल जाएगा ना, 80-90% मिल जाएगा। एक का चैप्टर कोई छूटा हुआ है, वो इंग्लिश में तो है बट हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो वो भी इस साल में डाल दूंगी, इसके अंदर अपलोड कर दूंगी वीडियो पे, ठीक है। तो बच्चे अगर समझ में आ रहा है तो क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना। पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाया जाएगा, तरीके से पढ़ाया जाएगा। नीट और जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लेक्चर्स धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे, है ना। तो आपको अच्छे तैयारी हो जाएगी 11th की भी और कंपटीशन की भी। तो अच्छा लग जाए लेक्चर तो लाइक कर देंगे, डाउट हो तो कमेंट कर देंगे, और शेयर करना हो तो शेयर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।